कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं। JK 401 सुरक्षा धान बीज लगाइए, BPH और ब्लास्ट से सुरक्षा पाइए। अन्नदाता, 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 नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका सिंह। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। गन्ना की फसल में समन्वित कीट नियंत्रण। नए फलोद्यान स्थापन पर जानकारी। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे प्रदेश में आम, अमरूद, लीची, नींबू, आंवला, अनार, कटहल आदि की बागवानी की जाती रही है और इसी के अंतर्गत जो कृषक इनके नए उद्यान लगाना चाहते हैं उन्हें अभी से ही इसकी तैयारी करनी होगी। अतः नए फल उद्यान स्थापना के समय कौन कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखना जरूरी है, इस विषय पर विस्तार से जानकारी के लिए देखिए हमारी ये विशेष प्रस्तुति। नए बागों की स्थापना। फलों की सफल व्यावसायिक बागवानी के लिए बाग लगाने से पहले कागज पर वृहद योजना सावधानी पूर्वक बनानी चाहिए ताकि बाद में पछताना न पड़े। बाग लगाने की योजना बनाते समय आगे बताए जा रहे मौलिक सिद्धांतों पर अमल करना बहुत जरूरी है। किसान भाइयों, नए बाग की स्थापना के लिए सर्वप्रथम सबसे महत्वपूर्ण पहलू है सही स्थान एवं उपयुक्त मृदा का चुनाव। व्यावसायिक दृष्टि से बाग लगाने के लिए ऐसे स्थान का चुनाव करें जो शहर के नजदीक हो एवं यातायात की पर्याप्त सुविधा हो। जहां तक उचित मृदा की बात आती है तो बाग लगाने से पहले मिट्टी परीक्षण अवश्य करा लें। मिट्टी रिपोर्ट के आधार पर फल वृक्ष का चुनाव करें या फिर आवश्यकता अनुसार मिट्टी को उपचारित करें तथा जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए जिससे वर्षा के दिनों में बरसात का पानी फल वृक्ष के तने के संपर्क में न आवे। नए बाग की स्थापना के लिए दूसरा जो प्रमुख पहलू आता है फल एवं उनकी उन्नत किस्मों के चुनाव। व्यवसायिक दृष्टिकोण से उत्पादकों को चाहिए उनकी फल वृक्ष का चुनाव करें जिनकी बाजार में अच्छी मांग हो। आइए अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण फल एवं उनकी उन्नत किस्मों की।
बाग की स्थापना के लिए गुणवत्ता युक्त पौध की प्राप्ति के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अवश्य ध्यान दें, जैसे कि पौधे स्वस्थ एवं विश्वसनीय पौधशाला से ही खरीदें। इसके साथ ही समय पर पौधे का ऑर्डर देकर बुक करा लें, जिससे लगाते समय पौधे उपलब्ध हो सकें। देशी एवं कलमी पौधे की पहचान भली भांति करा लें एवं पौधे अधिक आयु के नहीं होने चाहिए। यह देख लें कि पौधे की जड़ें अच्छी तरह हैं या नहीं, साथ ही मिट्टी की पिंडी टूटने न पाए। नए बाग की स्थापना में तीसरा पहलू है बाग की तैयारी एवं रेखांकन। भूमि एवं फलों की किस्मों के अनुसार पूरे बाग को भिन्न भिन्न खंडों एवं ब्लॉकों में विभाजित कर लेना चाहिए। सर्वप्रथम खेत की 2-3 गहरी जुताई कर पाटा चलाकर खेत को समतल कर लें। फिर स्वेच्छानुसार वर्गाकार विधि या अन्य विधि द्वारा खेत में रेखांकन कर लें। वर्गाकार विधि यह बाग लगाने की सबसे सरल एवं लोकप्रिय विधि है। इस विधि में पंक्ति से पंक्ति तथा पेड़ की दूरी बराबर रखी जाती है। बाग की प्रारंभिक अवस्था में दूसरी फसलों की खेती भी कर सकते हैं। षटभुजाकार विधि इस विधि में वृक्ष समत्रिबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों पर लगाए जाते हैं। पेड़ों की दूरी बराबर परंतु पंक्तियों की दूरी अपेक्षाकृत कम होती है। इस विधि के अंतर्गत वर्गाकार विधि की तुलना में 15 अधिक पौध लगाए जा सकते हैं। पंचम विधि किसान भाइयों, यदि आपने स्थायी बाग में किसी और फल वृक्ष को अस्थायी रूप से लगाने की योजना बनाई है तो ये विधि उपयुक्त है। इस विधि के अंतर्गत वर्गाकार विधि के वर्ग के केंद्र में यदि एक पेड़ को और लगा दिया जाए तो इसे पंचम विधि कहते हैं। नए बाग की स्थापना में चौथा प्रमुख पहलू है फल वृक्षों के लिए गड्ढों का आकार एवं फल वृक्षों की दूरी। किसान भाइयों, फल वृक्षों के अनुसार गड्ढों का आकार एवं पौधों की दूरी का निर्धारण किया जाता है। आइए एक नजर डालते हैं कुछ महत्वपूर्ण फल वृक्षों के लिए गड्ढों का आकार एवं पौध से पौध की दूरी पर। किसान भाइयों, यदि आम, अमरूद एवं लीची की सघन बागवानी करनी है तो इनके लिए दूरी इस प्रकार है। नए बाग की स्थापना में पांचवा प्रमुख पहलू है गड्ढे की खुदाई एवं भराई। किसान भाइयों, रेखांकन के समय पौधा लगाने वाले बिंदुओं पर खूंटियां गाड़ दी जाती हैं। अब इन खूंटियों को मध्य मानकर वृक्षों के अनुसार आवश्यक माप का गड्ढा खोद लेते हैं। खुदाई के समय ऊपर की गहरे रंग की मिट्टी को एक तरफ और नीचे की मिट्टी को दूसरी तरफ रखना चाहिए। किसान भाइयों, गड्ढे की खुदाई का ये समय उपयुक्त चल रहा है, या यूं कहें बाग लगने के 1-1.5 महीने पहले मई महीने में गड्ढे की खुदाई कर खुला छोड़ देना चाहिए, जिससे कीड़े एवं उनके अंडे सूर्य की तेज गर्मी व हवा से खत्म हो जाएं। नीचे और ऊपर की मिट्टी से कंकड़ पत्थर चुनकर फेंक दें। खुदाई के 15 से 20 दिन पश्चात नीचे की मिट्टी में 40-45 किलोग्राम कंपोस्ट खाद मिलाकर पुनः गड्ढे में भर देना चाहिए और अच्छी तरह दबा देना चाहिए। फिर ऊपर की मिट्टी में 1.5 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट, 15 से 20 किलोग्राम कंपोस्ट खाद तथा 20 से 25 मिलीमीटर क्लोरोपाइरीफास को थोड़े से पानी में मिलाकर मिट्टी में मिलाकर गड्ढे में भरना चाहिए और पैरों से दबा देना चाहिए। गड्ढा जमीन की सतह से 10 से 15 सेंटीमीटर तक ऊपर भरना चाहिए। अब इनका थाला बनाकर पानी देना चाहिए। पेड़ लगाना। पेड़ लगाने का सबसे उपयुक्त समय जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के अंतिम सप्ताह तक है। इसे अगस्त माह तक भी लगाया जा सकता है। खेत में रेखांकन के समय पौधा लगाने वाले बिंदुओं पर गड़े खूंटियों के पास पुनः पौधे की जड़ पर लगी मिट्टी की पिंडी के बराबर का एक छोटा गड्ढा खोद लें और सावधानी से पौधों की जड़ को इसमें डालें और किनारे से मिट्टी डालकर दबा दें। पौधा लगाने के तुरंत बाद पानी देना चाहिए। फलों के बागों की घेराबंदी। जिस भूमि में बाग लगाना है उसकी घेराबंदी एक आवश्यक पहलू है, जिससे बाग की सुरक्षा की जा सके। ये कार्य फलों के लगाने के पूर्व ही संपन्न कर लेना चाहिए। वायु अवरोधक वृक्षों की रोपाई।
बाग के वृक्षों को आंधी तूफान से काफी क्षति होती है। इससे बचाने के लिए बाग के चारों तरफ अवरोधक वृक्ष जैसे आम, जामुन, शीशम आदि के पौधों को कम दूरी पर सघन लगाते हैं, जो कि हवा के झोंकों को रोककर मुख्य वृक्षों को आंधी तूफान से बचाते हैं। इस प्रकार किसान भाइयों उपरोक्त बताई गई बातों को ध्यान में रखकर बाग लगाने की तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से एक स्वस्थ बाग की स्थापना कर सकते हैं। व्यावसायिक फसलों में गन्ना सबसे महत्वपूर्ण फसल है और जिन किसान भाइयों ने शरदकालीन एवं बसंतकालीन गन्ना की फसल लगा रखी है तो उन्हें चाहिए कि वे इस समय गन्ने की फसल में लगने वाले कीटों जैसे चोटी बेधक, प्ररोह बेधक आदि के नियंत्रण पर विशेष ध्यान दें। तभी आप इस फसल से अधिक उपज की कल्पना कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, गन्ने की फसल में इन कीटों का प्रबंधन किस प्रकार से करें, इस विषय पर जानकारी के लिए मिलते हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर SN तिवारी से। इस बात का तो अंदाज है ही कि गन्ने की फसल में विभिन्न प्रकार के कीटों का प्रकोप होता है। ये बात अवश्य है कि सभी प्रकार के कीट सभी जगह पर नहीं पाए जाते हैं। अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार के कीट पाए जाते हैं, इसलिए उनके समुचित रोकथाम के लिए आवश्यक है कि आपको उन कीटों की पहचान हो जो आपके क्षेत्र में पाए जाते हैं या जिनका प्रकोप आपके क्षेत्र में होता है, ताकि सही समय से उसका निदान कर अपनी फसल को आप गन्ने के कीटों से बचा सकें। जो मुख्य कीट हैं उनका नाम है, उसको हम टाप बोरर या चोटी बेधक कहते हैं, और दूसरा है अगेती प्ररोह बेधक यानी इसको अर्ली सूट बोरर कहते हैं। ये जो दो कीट हैं, टाप बोरर यानी चोटी बेधक या अगेती प्ररोह बेधक यानी अर्ली सूट बोरर, लगभग आपके जनपद के हर एक हिस्से में जहाँ कहीं भी गन्ने की फसल बोई जाती है पाए जाते हैं और इनसे आपकी फसल को काफ़ी नुकसान पहुँचता है। देखिए, इनका लक्षण आप भली भांति पहचानते होंगे। जब कभी भी टाप बोरर यानी अर्ली सूट बोरर का प्रकोप जब कभी भी होता है तो सबसे पहले गन्ने की जो बीच वाली गोभ होती है वो मरने लगती। तो इस प्रकार का लक्षण तो आपको दोनों प्रजातियों के अटैक में यानी आक्रमण में दिखाई देगा, लेकिन कुछ अन्य अंतर और हैं जिनके आधार पर आप दोनों को आप अलग अलग कर सकते हैं। जैसे अगर जब चोटी बेधक यानी टाप बोरर का प्रकोप होता है तो उसके बिल्कुल सफ़ेद रंग के पतंगे आपको पत्तियों पर बैठे हुए दिखाई देंगे, जबकि अर्ली सूट बोरर यानी अगेती प्ररोह के बेधक के पतंगे हल्के क्रीम कलर के होते हैं। उनका साइज भी, उनका आकार भी उनसे छोटा होता है और ये भी पत्तियों पर बैठे दिखाई देंगे। इनका जो हानि का स्वरूप है, मैंने जिस प्रकार से पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं उसमें भी अंतर है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये दोनों प्रकार के जो कीट होते हैं इनकी सुड़ियाँ पौधों के अंदर घुस करके बीच वाली गोफ को काट देती है, जिससे बीच वाली गोफ सूख जाती है। इसको हम डेड हार्ट यानी मृत गोफ कहते हैं और ये मृत गोफ दोनों प्रकार के कीटों के आक्रमण में पाए जाते हैं। लेकिन देखा गया है कि जब कभी भी टाप बोरर यानी चोटे बेधक का प्रकोप थोड़ा बड़े पौधे पर होता है तो पौधे के ऊपरी हिस्से में कई ब्रांचिंग यानी और तने निकलने लगते हैं साइड में। उसके बगल में, अगल बगल में तने, छोटे छोटे तने निकलने लगेंगे, जिसमें कोई गन्ना यानी केन कोई डेवलप नहीं होगा। तो आप समझ आइए कि इसमें टाप बोरर यानी चोटी बेधक का प्रकोप होगा। अब इन दोनों कीटों से अपनी फसल को बचाने के लिए आपको फसल की बुआई के समय से लेकर के ही चौकस रहना पड़ेगा, क्योंकि देखा गया है कि अगर बीच में जब इनका प्रकोप होता है और जब दवाएं डाली जाती हैं तो उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं होता। इसलिए अगर आपके क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष चोटी बेधक या अगेती प्ररोह बेधक का प्रकोप होता है तो आप बुआई के समय ही कीटनाशी रसायनों का प्रयोग कर दें, जो कि प्रयोग करना भी आसान होता है और वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। लेकिन कुछ किसान भाई प्रारंभिक अवस्था में यानी गन्ने की बुआई के समय इन कीटनाशी रसायनों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए बस एक ही तरीका बचा है कि या तो क्लोरांट्रानिलेप्रोलेट 20SC नाम का जो तरल पदार्थ उसकी ड्रेंचिंग करें। तो ड्रेंचिंग के लिए भी हमें यही करना होता है कि 375 मिलीलीटर दवा को 1000 लीटर पानी में घोल करके स्प्रेयर में आप भर करके और स्प्रेयर की नज़ील को ढीली करके पौधे के तने के पास ज़मीन में गिराएं। पत्तियों पर देखिए छिड़काव नहीं करना है, आप मोटी फुहार के रूप में आप ज़मीन में डालते जाइए और अगले दिन
अच्छी सिंचाई अवश्य कर दीजिए। अगर आप सिंचाई नहीं करेंगे तब इस दवा का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब हम सिंचाई करते हैं तो इसके अंदर जो अंतर प्रवाही दवा है वो पानी में घुल करके ज़मीन के अंदर चली जाती है और जड़ के माध्यम से पौधे के अंग अंग में पहुंच जाती है। किसान भाई अगर समुचित ध्यान दें, उनकी पहचान कर सकते हैं और सही समय पर दवा डालें तो निश्चित रूप से उनको काफ़ी लाभ होगा। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। बटेर के आहार एवं आवास प्रबंधन पर जानकारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। कृषि सह व्यवसाय के रूप में प्रदेश के बहुत से किसान भाई बटेर पालन से जुड़े हुए हैं और इस व्यवसाय से निरंतर लाभ मिलता रहे, इसके लिए वैज्ञानिक बिंदुओं को ध्यान में रखना होगा, जैसे उन्नत नस्लों का चुनाव, आवास, आहार प्रबंधन इत्यादि। यदि किसान इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही करेंगे तो इससे कम लाभ मिलेगा। अतः बटेर की उन्नत नस्लें एवं आवास, आहार प्रबंधन के विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे बीच उपस्थित है। बटेर पालन में मुख्य जो प्रमुख बातें हैं उसमें हमको ध्यान ये देना है कि हमको नस्लों का चयन सही करना है। इसमें हमारे केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान बरेली के द्वारा विकसित कैरी उत्तम, कैरी उज्जवल, कैरी श्वेता प्रजाति के हम लोग नस्ल का आसानी से पालन कर सकते हैं। कैरी उत्तम एक ब्रॉयलर प्रजाति के मांस के लिए विकसित की गई ये बटेर की प्रमुख नस्लें हैं। पालन के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमको चूज़ों का चयन करना है। उसमें हम लोग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान बरेली और भी अन्य जो ICAR की संस्थान हैं और कुछ बेंगलोर में निजी संस्थान हैं, हैदराबाद में कुछ निजी संस्थान है, वहाँ से वो चूज़े प्राप्त कर सकते हैं। बेहतर सबसे अच्छा होगा जब व्यावसायिक स्तर पर आप बटेर पालन करना चाहते हैं तो इसकी एक हैचरी आप कम लागत की आप अगर खुद डाल लेंगे तो आप इसकी रेगुलर बच्चे का पैदावार कर सकते हैं और वो भी आपके आय का एक बहुत ही सशक्त माध्यम होगा। एक बटेर को रहने के लिए लगभग 5 से 6 बटेर 1 स्क्वायर फीट में पाली जा सकती है। तो हम लोग 2 तरीके से हम बटेर पालन कर सकते हैं, या तो हम डीप लीटर सिस्टम में पालन करें या केज बैटरी सिस्टम में। अगर कम जगह है तो आप एक ही रूप में 1 स्क्वायर फीट का अगर केज आप बना लेते हैं तो आप मल्टी स्टोरी आप केज बैटरी सिस्टम में बटेर पालन कर सकते हैं। साधारणतः ये भी देखा जाता है कि केज बैटरी सिस्टम में जो बटेर का वजन होता है डीप लीटर की अपेक्षा थोड़ा अधिक होता है। और डीप लीटर सिस्टम में हम बटेर को जैसे पालते हैं उसमें एक ऐसी जगह का प्रबंध करेंगे जहां से बटेर उड़ नहीं सके, क्योंकि वो उड़ती हैं तो हमको ऐसा ज़रूर प्रबंध करना होगा कि वो उड़े नहीं। ऐसे बंद जगहों पर हम लोग पालन कर सकते हैं। बिल्कुल 12 से 14 घंटे जो मुर्गी में प्रकाश की आवश्यकता होती है, बटेर में इसकी बाध्यता नहीं है। इसके आवास में आपको मैंने कहा कि 2 तरीके से हम लोग बटेर पालन करते हैं, कि डीप लीटर सिस्टम में, एक केज बैटरी सिस्टम में। 1 स्क्वायर फीट में हम लोग 6 बटेर पालन का कर सकते हैं। वो बिल्कुल हवादार जगह हो और साथ में किसी भी तरह की गंदगी आसपास में ना हो, पानी का जमाव ना हो, ऊंची सतह हो, इस तरह के जगहों पर हम बटेर पालन कर सकते हैं। और इसमें किसान भाइयों को जो सबसे सावधानी पूर्वक ध्यान देना है वो जब बच्चे निकलते हैं तो उसमें प्रारंभिक सप्ताह में हमको इनका विशेष देखभाल करना है। उसमें हमको ध्यान ये देना है कि जब बच्चे
आपके हैचरी से आते हैं तो उनका वज़न लगभग 8 से 10 ग्राम के आसपास होता है। तो उस वक्त हम सीधे पानी का, जो हम लोग मुर्गी का छोटा पानी का बर्तन यूज़ करते हैं, उसको हम ना करके हमको एक प्लेट में पत्थरों को भर देंगे और उसके बाद हम लोग उसमें पानी डालते हैं, जिससे कि उस पर चढ़ के बच्चे, क्योंकि 8 से 10 ग्राम के होते हैं, भींचते नहीं हैं और चोंच से उसकी पानी पीते हैं। बाकी प्रबंधन में जो प्री स्टार्टर दाना हम लोग देते हैं उसको भी हम करेंगे। हमेशा स्वच्छ पानी का होना अति आवश्यक है। एक सप्ताह में बटेर में मैंने शुरू में कहा कि वैक्सीन्स की कोई आवश्यकता साधारणतः नहीं पड़ती है, इनको कोई बीमारियां नहीं होती हैं। आप सप्ताह में एक बार कोई भी बी कम्प्लेक्स, और जब आप देखते हैं कि ज़्यादा गर्मी का मौसम हो तो आप बिल्कुल हवादार जगह रखें। कि जो सबसे ख़ास बात है कि ये 4 से 5 सप्ताह में ये वयस्क हो जाते हैं और 5 से 6 सप्ताह के बाद पुनः ये अंडे देने की अवस्था में आ जाते हैं। इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ही शून्य होती है इसके अंडे में और मांस में, जो इसकी लोकप्रियता को काफ़ी बढ़ाता है। एक बटेर के 5 सप्ताह तक पालने में इसका वज़न लगभग 250 ग्राम से 200 ग्राम तक हो जाता है। जब जो ये मैच्योर हो जाती है, उसकी लागत में कम से कम टोटल बच्चा लेकर, खाना, दाना, पानी, मैनेजमेंट लेकर लगभग 25 से 26 रुपये तक का खर्च आता है और मार्केट में एक बटेर लगभग 50 रुपये में बिकता है। तो इस स्तर पर हमारे बेरोजगार किसान बंधु, आप जिस तरह की आमदनी करना चाहते हैं उस अनुपात में आप बटेर का पालन कर सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। जिला वैशाली के कृषक सूरज राय, आप अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से बैगन की फसल में किए जाने वाले समसामयिक कार्यों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो सूरज राय जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। देखिए, जब 40 से 50 दिन की बैगन की फसल हो गई है तो अमूमन उसमें हम उम्मीद करते हैं कि फूल आना शुरू हो गया होगा, फल लगने की प्रक्रिया शुरू हो गई होगी। पर अभी खेत में खरपतवार भी नहीं होना चाहिए, चाहे वो निकाई कोड़ाई करके उनको उसको दुरुस्त कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। तो पहला चीज़ ये है कि मौसम भी अब गर्म हो गया है, तो किसान भाई ध्यान रखेंगे कि उनको 10 दिन के अंतर पर सिंचाई करना चाहिए। दूसरी बात आती है कि अब नाइट्रोजन का जो सेकंड डोज हम लोग कहते हैं कि 100 से 120 के लिए जो नाइट्रोजन वो किया जाता है, उसमें से 60 किलो जो नाइट्रोजन है उसका आधा हिस्सा 30 kg उसको भी अब किसान भाइयों को खेत में दे देना चाहिए। ये तो हुआ ये मैनेजमेंट वाली बात है। इसके बाद की जो समस्या आती है, क्योंकि मौसम गर्म हो रहा है तो कीड़ों का भी प्रकोप काफ़ी हो जाता है और बैगन के केस में फल छेदक और एक धड़ छेदक कीट होता है, काफी नुकसान करता है। कभी आप देखते हैं कि जब उसकी टूसी सूखने लगती है, झुक जाती है, तो उसमें वो अंडे डाल देता है, जो फ्लाई होती है, जिसमें पिल्लू बनते हैं, तब वो सूखना शुरू करता है। तो किसान भाइयों को क्या करना चाहिए, जितना सूखा हुआ पोर्शन है जो मुरझा जाता है, झुक जाता है, उसको तेज चाकू की मदद से उसको काट करके इकट्ठे करके खेत में कहीं मिट्टी के अंदर दबा देना चाहिए। इसके बाद दवाई आती है क्विनोलफॉस, ये भी काफी 25 EC की दवाई है। इसको भी 1 मिलीलीटर, कोई दोनों में से कोई 1 लीटर पानी में घोल करके और उसका छिड़काव करना चाहिए। और एक छिड़काव जब करें तो दूसरा छिड़काव भी 10 दिन के भीतर करना चाहिए। तो अगर इसको किसान भाई करेंगे तो उससे उनको निजात मिल जाएगी। दूसरा, एक लाल कीड़ा भी लगता है जिसको हम लोग मकड़ी टाइप का कहते हैं, तो उसको भी मारने के लिए हम मेटासिड वगैरह जो है दवाई है, इसको भी हम अगर छिड़काव करते हैं 1.5 मिलीलीटर दवा 1 लीटर पानी में, और नीचे की तरफ से अच्छा स्प्रेयर का मुंह ऐसा रखेंगे कि वो काफ़ी उसको कवर कर जाए, तो उससे उनको निदान हो मिल सकता है। लेकिन 2 छिड़काव इनको भी 10 दिन के भीतर इसके लिए भी करना पड़ेगा। तो यही कीड़े की मुख्य समस्या है बैगन की खेती में। अगर किसान भाई इन दवाइयों का जो हमने बताया उसका सही समय पर और ढंग से उपचार करते हैं। आज चूँकि गर्मी पड़ने लगी है तो उनको सूर्योदय के 1-1.5 घंटे के भीतर ही उनको दवाइयों का छिड़काव कर लेना चाहिए। तो ये सामान्य प्रक्रिया है जो किसान भाई करके अपने बैगन की फसल से अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। बीमारी में इनमें खास करके एक होती है जो आप देखते होंगे, छोटी छोटी पत्तियां आ जाती है, जिसको हम लोग लिटिल लीफ बोलते हैं, जो माइकोप्लाज्मा डिजीज है। एक्चुअली ये बीमारी जो है
वो ज़्यादातर होता है कि जब लगातार वर्षा होने लगती है, खेत में नमी नहीं बनती है, तो ये भूमि जनित भी होता है और सीड से भी इसका ट्रांसफ़र होता है। तो किसान भाई इस फसल को अगर लगा रहे हैं तो बीज का उपचार करना पड़ेगा। हॉट वाटर ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें बीज को है एक पानी में बर्तन में रख लेते हैं और 50 डिग्री सेल्सियस तापमान तक उसको गर्म रखते हैं आधे घंटे तक। फिर उसको सुखा करके बीज का फिर उपचारित कर लेना चाहिए, जैसे जीरम थीरम कैप्टाफ वगैरह है, फिर उसका नर्सरी तब डालना चाहिए। और नर्सरी को भी उपचारित करके, जो जीरम थीरम कैप्टाफ में बता रहा हूँ, इसको भी करीब 7 से 8 ग्राम दवा प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से मिट्टी में मिला देना चाहिए। फिर उसकी नर्सरी अगर डालेंगे, ये सावधानी पूरी अगर बरतेंगे तो वो जो माइकोप्लाज्मा डिजीज़ है, इसको लिटिल लीफ कहते हैं, जो बैगन की बहुत ही भयंकर बीमारी है, किसी पूरा खेत चौपट हो जाता है, उससे वो निजात पा सकता है। अगर उसको कर लिए हैं तो फिर बीमारी की समस्या भी नहीं आएगी गर्मी फसल। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। केला उद्यान में इस समय किए जाने वाले प्रबंधन कार्य। लवणीय एवं क्षारीय मृदाओं के सुधार पर संपूर्ण जानकारी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है anndatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-425-4085 पर दोपहर 2 से 3 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे JK 401 सुरक्षा धान बीज लगाइए, BPH और ब्लास्ट से सुरक्षा पाइए।